जब हम इंडियन सोसाइटी में प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम सब के दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, इज्जत वाली नौकरी और मेहनत का पैसा। लेकिन इसी सोसाइटी में एक प्रोफेशन ऐसा भी है जिसको सबसे ज्यादा गिरी हुई नजरों से देखा जाता है और हमारे हिसाब से ये लोग 2 कौड़ी की भी इज्जत डिजर्व नहीं करते। और ये प्रोफेशन कुछ और नहीं, प्रोफेशन ही है। ये प्रोफेशन आज के टाइम आप जो सोचते हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। इस प्रोफेशन को यूज किया जाता है सारे क्राइम्स और स्कैम्स को कमिट करने के लिए। एटीट्यूड वर्ड सुनते ही सब लोग काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इस वर्ड को एक भद्दी गाली की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इनको इतना अलग ट्रीट करते क्यों हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये प्रोफेशन नहीं है, बल्कि जितने भी क्राइम्स किए जाते हैं इस प्रोफेशन के नाम पे वो है। हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड माफियाज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सब लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है इसी प्रोफेशन से। इसी प्रोफेशन को बलि का बकरा बनाकर ये सब लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े हीनस क्राइम्स को कमिट करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोफेशन सिर्फ एक स्केपगोट बन के रह गया और ऊपर से जो आप देखते हैं वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो आज की वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है इस प्रोफेशन का कड़वा सच और क्यों ये आज भी लीगल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। आज के टाइम हम इस प्रोफेशन को जिस तरीके से देखते हैं, हिस्ट्री में इसको एकदम अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता था। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पास्ट में इस प्रोफेशन का क्या रोल था। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि इंडिया में आज ये इतना कॉमन क्यों है। तो जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो हमें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रोस्टिट्यूशन एज अ प्रोफेशन को देखने को मिलता है। इसका सबसे पहले जिक्र हुआ था एंशिएंट मेसोपोटामिया में, जहां पे ये लोगों के डेली लाइफ का पार्ट था। सुमेरियन रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक जगह थी उरुक नाम से, जहां पे इन्होंने एक टेंपल ब्रॉथल बनवाया था गॉडेस इश्तार के नाम पे। और इस टेंपल में 3 क्लासेस की प्रोस्टिट्यूट्स होती थी। जो लेवल 1 पे थी उनको सेक्सुअल रिचुअल्स सिर्फ टेंपल के अंदर ही करना अलाउड था। फिर जो लेवल 2 क्लास की थी उन्हें सिर्फ टेंपल ग्राउंड्स का ही एक्सेस था और टेंपल में जितने भी गेस्ट आते थे वो सिर्फ उनको ही सर्व कर सकती थी। और लास्ट में आती थी लेवल 3 क्लास, जिन्हें सिर्फ टेंपल ग्राउंड्स पे रहना होता था और वो सिर्फ सड़क से ही अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकती थी। टेंपल में जाना उनको अलाउड नहीं था। और एंशिएंट ग्रीस में भी इन चीजों को हाईलाइट किया गया है और वहां पे मैन और वुमेन दोनों ही इस प्रोफेशन का पार्ट थे। बस उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग कपड़े पहनने पड़ते थे और टैक्सेस भी पे करने पड़ता था। इन्हीं को ग्रीस में हितायरा के नाम से बुलाया जाता था। और सेम कल्चर जापान में भी फॉलो होता था, जहां पे उन्हें ऑयरन के नाम से बुलाया जाता था, जिसका मतलब आज के टाइम में कर्टिसंस होता है। अब कर्टिसंस एक अपर क्लास प्रोस्टिट्यूट्स होती थी जो भरी सभा में लोगों को एंटरटेन करती थी। और रोम में तो इतनी छूट थी कि वहां पे हायर सोशल स्टेटस मैन किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते थे, फिर चाहे वो मैन हो या वुमेन। तो अभी तक हमने बात की कैसे ये पूरे वर्ल्ड में एक प्रोफेशन था और हर कल्चर में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो क्या इंडिया में भी इस प्रोफेशन का कोई कॉन्सेप्ट था? जी हाँ, मौर्यन एम्पायर में इन सब चीजों को काफी डिटेल से बताया गया है। एंशिएंट इंडिया में इनको गणिकास के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन गणिकास की जगह सोसाइटी में सिर्फ चूट्स तक नहीं थी। वो एक कर्टिसन थी जो बड़े राजाओं की सभा में एंटरटेनर्स का भी काम करती थी। उन्हें सिंगिंग, डांसिंग, इरोटिक आर्ट्स और पोएट्री जैसे आर्ट फॉर्म्स भी सीखने पड़ते थे और वो ज्यादातर एक वेल्दी फिगर की तरह ही देखी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे भी सोसाइटी ने उन्हें शादी करने और कुलवती बनने की परमिशन नहीं दी थी। अब मॉडर्न एम्पायर के बाद भी देवदासी सिस्टम में इस प्रोफेशन का जिक्र था। अब देवदासी का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट ऑफ गॉड, और जो इसका मतलब है ये सिस्टम भी उसी के लिए बनाया गया था। देवदासी सिस्टम में जो वुमेन होती थी उनसे प्लेज दिलवाई जाती थी कि वो अपनी पूरी लाइफ किसी एक भगवान या मंदिर की सेवा में ही लगा देंगी और पूरी जिंदगी सेलिबेसी को ही फॉलो करेंगी। ये टेंपल में एक हाई लेवल स्टेटस के साथ देखी जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया तो जितने भी राजा थे उनकी पावर्स उनसे छीन ली गई थी और टेंपल्स के मेन पैट्रॉन भी ये राजा ही हुआ करते थे। तो टेंपल्स की भी कोई वैल्यू बची नहीं थी। तो फिर जितनी भी देवदासियां थी उनको सपोर्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो फिर अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने खुद को इस प्रोफेशन से एसोसिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देवदासी सिस्टम को भी पूरा बैन कर दिया था। फिर इसके बाद आता है मुगल एरा और उस टाइम पे प्रोफेशन तवाइफ नाम से मशहूर था। हमने अभी तक बहुत सारे अलग अलग कल्चर की बात की और देखा कि हर जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग है। तवाइफ का भी सेम कॉन्सेप्ट था। अब जिन्होंने हीरा मंडी देखी होगी उन्हें ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन ब्रिटिश रूल और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये प्रोफेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान में एक टर्म कॉइन किया गया था, कंफर्ट वुमेन। इस वर्ड को सुन के ही सबको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। कंफर्ट वुमेन का काम होता था जापानीज सोल्जर्स को सेटिस्फाई करना ताकि वो अपनी पूरी शिद्दत से जंग लड़ सकें। और ये कंफर्ट वुमेन सिर्फ जापानीज नहीं होती थी, बल्कि जितनी भी टेरिटरी जापान ने कैप्चर की थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन सब जगह से इनको लाया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सोल्जर्स हमेशा सेटिस्फाइड रहे उसके लिए जगह जगह पे कंफर्ट वुमेन स्टेशंस को भी बनाया गया था। और जापानीज सोल्जर्स ने इन कंफर्ट वुमेन को एक निकनेम भी दिया था, पब्लिक टॉयलेट। और यही सेम स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स ने भी यूज की थी इन्वेजन के दौरान। उन्होंने कैंटोनमेंट एक्ट 1864 को इंप्लीमेंट किया और सारे ब्रॉथल्स को रेगुलेट करने लग गए ताकि उनके सोल्जर्स इस चीज का फायदा उठा सके और कोई भी एसटीडीज ना फैले उसके लिए डेली चेकअप्स भी मैंडेटरी करा दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न डे प्रोस्टिट्यूशन का। जब हम प्रेजेंट डे प्रोस्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो सोसाइटी उन्हें काफी गिरी हुई नजरों से देखती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल।
प्रोस्टिट्यूट्स। उन्हें सोसाइटी में सबसे लोएस्ट लेवल स्टेटस का टैग दिया गया है क्योंकि आज उनके पास ऑफर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। इंडिया में आज 3 जो सबसे बड़े हब हैं वो है सोनागाची, कमाथीपुरा और जीबी रोड। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट हब है। फिर बहुत से लोकल रेड लाइट एरिया, कॉल गर्ल्स और एस्कॉर्ट सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बहुत ज्यादा हाई चार्जेस होते हैं, काफी जगह के रेट्स 150 रुपए से चालू होते हैं। और इसी प्रोफेशन के नाम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और सेक्स रैकेट जैसे बड़े बड़े क्राइम्स को कमिट किया जाता है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि आज सोसाइटी में इन्हें सबसे लोएस्ट लेवल का टैग मिला है। अब ये प्रोफेशन और पॉलिटिक्स का क्या लिंक है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये लीगल क्यों है। तो इसका रीजन है करप्शन। आज इस प्रोफेशन के साथ इंडिया की हर वो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की ही बात की जाए तो दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। दाऊद इस प्रोफेशन में हमेशा से इंटरेस्टेड था क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है ड्रग स्मगलिंग का। और एक टाइम पे पूरा कमाथीपुरा दाऊद के अंदर ही आता था। और काफी सारी रशियन गर्ल्स की ट्रैफिकिंग भी यही होती थी, जो कि आसानी से 25,000 से 1 लाख तक चार्ज करती थी सिर्फ एक रात का। और इस अपॉर्चुनिटी को देखकर रशियन अंडरवर्ल्ड का भी टाइप हो गया था दाऊद इब्राहिम के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंडरवर्ल्ड और प्रोस्टिट्यूशन तो ठीक है, अब इसमें पॉलिटिशियन कहां से आ गए? तो यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हर इलेक्शन की मेन फंडिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से ही होती है। प्रफुल्ल पटेल इकबाल मिर्ची लिंक का जो केस है वो भी यही दर्शाता है कैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स दाऊद के साथ प्रॉपर्टी डील्स में शामिल थे मनी फनीलिंग के लिए। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। और कई बार तो अंडरवर्ल्ड फिगर्स खुद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और मसल पावर से इलेक्शंस भी जीत जाते हैं। ऐसा एक केस था अरुण गावली का, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय सेना बनाई थी जबकि उनके ऊपर ऑलरेडी मर्डर चार्जेस थे। अब बात करें तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड इसमें अकेला नहीं है बल्कि बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड और टॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। श्वेता बानू, यमुना, शर्लिन चोपड़ा, सायरा बानू और किनेरा जैसे नॉर्थ साउथ इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेसेस भी इन्वॉल्व थी हाई क्लास प्रोस्टिट्यूशन में। अब अगर लिस्ट गिनाने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बॉलीवुड में ऐसे हजारों स्कैंडल हो चुके हैं और ये हमें कई बार मुंबई पुलिस की रेड्स में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम हाई प्रोफाइल केसेस की बात करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स का क्या लिंक है। टॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल जिसमें रवि तेजा के भाई पकड़े गए थे नाइजीरियन कार्टेल से पेडलिंग करते वक्त। और ये पूरा ऑपरेशन एक्टर तरुण के ऑन पब में किया जाता था, जहां वो ड्रिंक्स में को स्पाइक करते थे और प्रोस्टिट्यूशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। और यही नाइजीरियन गैंग पूरे इंडिया में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के दम पे अपना पूरा कार्टेल रन करता था। ये सारे प्रोस्टिट्यूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते थे जिससे इनकी मोबिलिटी और नेटवर्क को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। और ये नेटवर्क गोवा में भी काफी एक्टिव है, जहां पे ये लोग मसाज पार्लर को प्रोस्टिट्यूशन का फ्रंट ऑफिस बनाकर बड़े बड़े कार्टेल्स के साथ स्मगलिंग करते हैं। इसके लिए फॉर्मर एमएलए विनोद पलिंकर ने वहां के फॉर्मर मिनिस्टर को भी एक्यूज किया था इतने बड़े ड्रग नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए। और बात सिर्फ ड्रग और सेक्स रैकेट तक नहीं रुकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसका बहुत बड़ा कोर पार्ट है। नोएडा में 104 औरतों को रेस्क्यू किया गया था 2022 में इन ट्रैफिकिंग गैंग से। ये केस हुआ था पैंडेमिक के दौरान जिसमें सब लोगों की जॉब चली गई थी। तो ये गैंग मेंबर्स ऑनलाइन जॉब्स पोस्ट करते थे जिसमें ये काफी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन और स्मगलिंग में इन्वॉल्व करते थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि बॉलीवुड और टॉलीवुड सेलिब्रिटीज प्रोस्टिट्यूशन से तो इन्वॉल्व है लेकिन इनका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? तो इसका जवाब है कैंपेनिंग। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं और वो एक वोट बैंक का काम करते हैं जिससे उन्हें काफी बड़े बड़े क्राइम से इम्यूनिटी भी मिल जाती है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि कैसे इतनी अलग अलग इंडस्ट्रीज इस प्रोफेशन से लिंक्ड है, लेकिन क्या पॉलिटिशियंस का सिर्फ इससे इनडायरेक्ट कनेक्शन है या कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। एक काफी शॉकिंग केस था जिसमें रूलिंग पार्टी बेबी ट्रैफिकिंग केस में पकड़ी गई थी। बीजेपी की वुमेन विंग लीडर जूही चौधरी जलपाईगुड़ी की नर्सिंग होम से इलीगली बेबीज को अडॉप्ट करती थी और यूएसडी में बेच देती थी। और जीबी रोड पे जितने भी सेक्स रैकेट्स होते हैं वो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से कराए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। ऐसा ही केस था जहां पे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने एलिगेशंस लगाए थे सेंट्रल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ बोला था कि पार्लियामेंट से बस 3 किलोमीटर दूर इस रैकेट को खुलेआम चलाया जा रहा है क्योंकि उनको सेंट्रल मिनिस्टर्स और सीनियर पॉलिटिशियंस से पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है। और ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे कि एक रात के 5 करोड़ से ज्यादा कमाते थे। और जितने भी ब्रोथल ओनर्स गवर्नमेंट से लिंक नहीं होते उनको काफी अच्छी खासी घूस देनी पड़ती है सिर्फ अपने ब्रोथल्स को रन करने के लिए। और यहाँ पे घूस सरकार अकेली नहीं खाती है बल्कि सरकारी नौकर भी खाते हैं। ब्रोथल ओनर्स, पिम्प्स और पुलिस का आपस में एक नेटवर्क होता है जिसमें ये सब मिलकर इस बिजनेस को रन करते हैं। और जब भी रेड पड़ने वाली होती है तो पुलिस इन ब्रोथल ओनर्स को एडवांस में बता देता है जिससे ये कभी पकड़े नहीं जाते। इंडिया में सारे धंधे इसी नेटवर्किंग से चलते हैं क्योंकि इनका मोटो है कि सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। और आप जितनी भी न्यूज सुनते हैं कि इस सैलून में रेड पड़ गई, उस होटल में रेड पड़ गई, वो तभी पड़ती है जब उन्होंने टाइम पे अपनी फीस जमा नहीं की होती या फिर इलेक्शंस नजदीक होने पर ऑपोजिशन के वोट छीनने होते हैं। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडिया में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। और इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये लीगल क्यों है? तो इसका जवाब है ये इसीलिए लीगल है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फायदा है।
प्रोस्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो खुद सरकार है। सिर्फ कहने के लिए इन लोगों ने इमोरल ट्रैफिक एक्ट जैसे लॉज को बना रखा है, लेकिन ये हम सबको पता है कि हमारे देश में ये लॉ मेकर्स ही सबसे बड़े लॉ ब्रेकर्स होते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इस में इन्वॉल्व ना होती तो क्या फिर भी इसको लीगल होना चाहिए था? तो इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि दो एडल्ट्स कंसेंट के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कंसेंट को खरीदा जा रहा है, और कुछ लोगों को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो एक ईजी वे आउट ढूंढते हैं, इसलिए वो प्रोस्टिट्यूट्स को प्रेफर करते हैं। अब ये भले ही इलीगल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमोरल भी नहीं है। आज इनको हम सब इतनी गिरी हुई नजरों से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये सब इमोरलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम सारा दोष सिर्फ सेलर को देते हैं, कंज्यूमर को नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर इसकी कोई डिमांड होगी ही नहीं मार्केट में तो कोई इसको बेचेगा भी नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रोस्टिट्यूशन से ज्यादा क्राइम्स रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन से है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेव्स, अंडरवर्ल्ड माफिया, ड्रग पेडलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स हमारे देश को पीछे ढकेल रहे हैं। प्रोस्टिट्यूशन तो बस एक स्केपगोट है। अब बाकी आप सब खुद भी अपना ओपिनियन बना सकते हैं इतने सारे एविडेंसेस को देखने के बाद। और आप लोगों को क्या लगता है, हमें सच में प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल कर देना चाहिए? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना है और ज़्यादा डिटेल में जानना होता है, और इसको अच्छे से डिस्कस भी करना होता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस की वजह से नहीं डाली हैं, ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट जनरल में बनाया है। हमारी टीम ने इसको बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके एक डॉक्यूमेंट जनरल बनाया है, जिसमें हम लोगों ने जो चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाई हैं, जो हमने बात नहीं की है, उसको आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। विद समरी हम लोगों ने लिखा हुआ है, और उस पर बहुत सारी फ्री डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको मिल जाएंगी। और ये चीज़ भी बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अभी वो फ्री ही है। तो इसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा नीचे, ठीक है। वहाँ कम्युनिटी ज्वाइन करो आयरन क्लैन नाम से, और रिसोर्सेज टैब में आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। और एक गुड न्यूज़ और है कि जो लोग हमें पहले से देखते हैं उनके लिए हमने एक कॉर्न एडिक्शन का टॉपिक भी डिस्कस किया था। उसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च की थी, क्विट पॉर्न वाली। तो उसका फर्स्ट पार्ट तो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी रिसोर्सेज टैब में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे गिव अवेज भी अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें बूस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा चीज़ें हम और लेकर आएंगे आपके पास। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ।